जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के 10 VVI ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस क्लास में जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन लाए गए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए, और लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको पता चल सके कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और आप लोग फुल स्क्रीन इस तरह फ़ोन कर बैठ जाइए कहीं पे और ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा एंड समझिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और यहाँ से आपको 10 से 12 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा बाबू। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन कौन थे। सातवाहन जो है ना बाबू, यह कौन थे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है, इसलिए आप लोग याद जरूर कीजिएगा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है। उत्तर है हमारा कि सातवाहन एक प्राचीन काल में आए राजवंश थे। सातवाहन कौन थे बाबू? तो सातवाहन एक प्राचीन काल में आए क्या थे, तो राजवंश थे, जिसने 200 साल शासन किया। मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि किसके काल में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, तो सातवाहन की शासनकाल में जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है बाबू। सातवाहन का अर्थ होता है 7 परियों का वाहन। सातवाहन का अर्थ क्या होता है बाबू? तो सातवाहनों का अर्थ होता है 7 परियों का वाहन। चलिए कुछ समझा देते हैं और अच्छे से कि सातवाहन कौन थे। तो सातवाहन एक प्राचीन काल में आए क्या थे, राजवंश थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन टॉपिक है। जिसने कितने साल शासन किए, तो 200 साल क्या किए, शासन किए थे। मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे पूछता है कि मौर्य वंश की काल में क्या है, सातवाहन की स्थापना की गई थी। सातवाहन का अर्थ होता है 7 परियों का वाहन, जिसे सातवाहन कहते हैं बाबू। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा एग्जाम में ताकि आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे बाबू? तो उत्तर देखते हैं क्या है हमारा। उत्तर है कि दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के मुख्य शाखाएं हैं। दिगंबर और श्वेतांबर जो ना है, यह जैन धर्म के क्या मुख्य शाखाएं है, यानी मेन चीज़ यही है। ठीक है, इसका विभाजन कनिष्ठ के काल में हुआ था। इसका विभाजन कनिष्ठ के काल में हुआ था। दिगंबर का अर्थ होता है कि न वस्त्र, अर्थात पहले जो साधु लोग थे वह नंगे रहते थे। यहाँ पे दिगंबर का क्या अर्थ होता है बाबू? तो दिगंबर का अर्थ होता है बिना वस्त्र के रहना। जैसे पहले देखते होइएगा कि साधु लोग बिना वस्त्र के रहते थे, तो उसी को दिगंबर कहते हैं। जो कपड़ा नहीं ना पहनता है उसे हम लोग दिगंबर बोलते हैं। श्वेतांबर का अर्थ यह होता है कि पहले के साधु लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और यहाँ पे श्वेतांबर का अर्थ होता है बाबू क्या, सफ़ेद वस्त्र, यानी उजला कोनो चीज़ पहनना, उसे सफ़ेद वस्त्र कहते हैं। यानी सफ़ेद वस्त्र, पहले के साधु लोग सफ़ेद वस्त्र क्या थे, पहनते थे, उसी को श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर किसे कहते हैं? तो जो पहले क्या सफ़ेद वस्त्र पहनता था ना, उसे हम लोग श्वेतांबर कहते हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा ना एग्जाम में, तो आपको एकदम पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बाबू, आप लोगों को एकदम मतलब आसान तरीके से आप लोगों को बना दिए है क्वेश्चन, जिससे आपको याद हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है बाबू? तो चलिए उत्तर भी हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। उत्तर क्या है बाबू कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण यानी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, राजा महाराजा, खान पान के बारे में क्या है जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं इतिहास लेखन के अभिलेखों का क्या महत्व है। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हमें पता चलता है कि पहले के लोग संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, राजा महाराजा, खान पान के बारे में क्या है
जानकारी मिलती है कि कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, ये सब हमें प्राचीन काल में मिलता है देखने को। ठीक है, अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना क्या है, अति महत्वपूर्ण है। अतः यह हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो है ना लेखन को अभिलेखों का होना बहुत ही जरूरी है बाबू। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले एग्जाम्पल पर एक बार ले लें कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में देखे होइएगा कि बहुत पुराने पुराने चीज़ निकलते हैं ज़मीन खोदने पर, यानी अभिलेख बहुत सारे निकलते हैं। तो इसी तरह जो है अभिलेखों का होना बहुत अति महत्वपूर्ण है बाबू। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। ठीक है, या अपने से भी बनाकर कुछ लिख सकते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में लिखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर योजना के बारे में हमें क्या करता है, लिखना पड़ता है बाबू। तो आप लोग को लिखना होगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद रहे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, उत्तर देखिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहरी नगर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने शहर मिले हैं, तो 2 जो है शहरी नगर सभ्यता मिला है, जिसका नाम है, एक का नाम है हड़प्पा सभ्यता और दूसरा का नाम है मोहनजोदड़ो। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या जुड़वा राजधानी बाबू कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है ना, तो क्या है, जिसका नाम क्या है, एक नाम का हड़प्पा, जिसका एक नाम है हड़प्पा और दूसरा नाम क्या है, मोहनजोदड़ो था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में बहुत से सामान प्राप्त हुए हैं। हम अभी आप लोग को समझाए थे कि आप एग्जाम्पल पर क्या समझाए थे कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में बहुत सारे सामान मिले हैं। तो यहीं पे वो क्वेश्चन भी आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में बहुत सारे सामान प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार के हैं, यानी जैसे कि पत्थर, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, स्नानागार, अन्नागार, गलिया आदि इस प्रकार के सामान जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो है देखने को मिला है बाबू, यानी उनको मिला है। ठीक है, जब खुदाई किए ना जमीन तो उनको बहुत सारे सामान जो है मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है बाबू एग्जाम में, ताकि आपको नंबर न कट पाए। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे बाबू। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और जितने बच्चे नए आप लोग देख रहे हैं इस क्लास को, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू चैनल को, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों का बहुत कीमती चैनल है और आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और आप लोग को जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो और पढ़ाने में मज़ा आता है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करे या विवेचना करे। आपको विवेचना करने के लिए बोल देगा या मूल्यांकन करने के लिए एग्जाम में बोल देगा, तो कैसे कीजिएगा। चलिए हम बता भी देते हैं कैसे करना है बाबू। तो हम लोग ऐसे करेंगे, अकबर का जन्म अमरकोट के सिंध पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था बाबू, तो अमरकोट के सिंध पाकिस्तान में हुआ था। अकबर के काल में भूमि सुधार प्रणाली सबसे अधिक रही है। अकबर के काल में क्या है बाबू, भूमि सुधार प्रणाली यानी जमीन सुधार प्रणाली सबसे अधिक रही है। अकबर ने 1581 ईस्वी में भूमि सुधार प्रणाली की स्थापना किया था। यहीं पे आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि अकबर ने कब भूमि सुधार प्रणाली की स्थापना की, तो 1581 में। आप लोग बाबू याद रखिएगा, अकबर ने भूमि बंदोबस्त प्रणाली की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमिका सुधार अकबर के काल में ही हुआ था बाबू। तो आप लोग को ऐसे लिखना है, क्या कैसे मूल्यांकन करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे, और विवेचना भी इसी प्रकार करेंगे, जिससे आपको सभी नंबर अच्छे से मिल पाए और अपने अच्छे से अच्छे नंबर लाए 2025 के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त क्या है बाबू, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। इतिवृत्त का अर्थ है पंग इतिवृत्त राजाओं का खजाना था। बताइए बाबू क्या था, तो इतिवृत्त का अर्थ होता है पंग। इतिवृत्त राजाओं का क्या था, तो खजाना था। इतिवृत्त में अनेक राजा महाराजा और बादशाहों ने इसे इतिवृत्ति का नाम दिया है बाबू। ये इतिवृत्ति मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है हमें बाबू। ठीक है, ये इतिवृत्ति जो है ना, यह मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है, यानी बहुत सारे बात को बतलाते हैं इतिवृत्ति के माध्यम से। ठीक है बाबू, चलिए
चलिए इस प्रकार आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। ये क्वेश्चन तो आपको 100% बाबू एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको एकदम VVI करके रखिएगा बाबू आप लोग, ताकि छूट ना पाए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है आपको एकदम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग लिख कर रख लीजिएगा इस 10 प्रश्न को, तो आपका जरूर है कि यहाँ से 10 से 12 नंबर कंप्लीट है, तो इसलिए आप लोग को याद जरूर कर लेना है एक बार। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे बाबू। अकबर ने जजिया कर समाप्त इसलिए किया क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर दिया नहीं जाता था। अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त किया। तो अकबर ने जजिया कर को इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर दिया नहीं जाता था बाबू, और मुसलमानों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। यानी हिंदुओं से क्या है, तो यहाँ पे जजिया कर दिया नहीं जाता था, उनके पास था ही नहीं तो दे कहाँ से, और मुसलमान से क्या थे, लिया ही नहीं जाता था, जिसके कारण हिंदुओं कर नहीं दे पाते थे। जिसके कारण क्या है, हिंदू लोग कर नहीं दे पाते थे। जजिया कर नहीं देने पर उसकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था। जो हिंदू लोग थे ना, वो जजिया कर यानी कुछ उसे घूस बोलते हैं, या किसी से ज़बरदस्ती पैसा लेना, उसी को जजिया कर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जजिया कर जो है नहीं दे पाते थे हिंदू लोग, तो उनके ज़मीनों को क्या था, हड़प लिया जाता था, जिसके कारण हिंदुओं ने मुसलमानों में धर्म में परिवर्तन करने लगा। जिसके कारण क्या है, तो हिंदुओं और मुसलमानों में क्या है, धर्म परिवर्तन करने लगा, जिसे देखकर अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जिसे देखकर अकबर क्या किया, तो जजिया कर को ही समाप्त कर दिया, यानी वो किसी से नहीं लेने दिया और नहीं लेता था। अकबर ने जजिया कर 1964 में समाप्त किया। यहीं पे आप लोगों का बाबू एक ऑब्जेक्टिव भी बन जा रहा है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था बाबू, तो 1964। एकदम राइट आंसर याद रखिएगा, आप लोगों को छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन का बाबू। सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, एंड ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न तो आ ही जाएगा कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1964 में। एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में जाकर बाबू आप लोग, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करिए। कैसे करेंगे बाबू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख किस प्रकार करेंगे, ये हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार करेंगे कि हम्पी की राजधानी विजयनगर है। हम्पी की राजधानी कहाँ है, तो विजयनगर है। इसकी स्थापना कृष्णदेवराय ने किया था। हम्पी की राजधानी विजयनगर है और इसकी स्थापना किसने किया था, कृष्णदेवराय ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की विशेषता यह थी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर थे। विजयनगर साम्राज्य की विशेषता क्या थी बाबू, तो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता यह थी कि यहाँ पे अनेक प्रकार के मंदिर थे, यानी तरह तरह के मंदिर थे, ठीक है। कृष्णदेवराय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने बाबू हजारा एवं विट्ठल नाम स्वामी मंदिर का क्या करे थे, निर्माण यानी बनवाए थे, निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ बाबू, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबू। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1336 में। आप लोगों को एकदम जुबान पर याद रखना है बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए और 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दे। ये परिचय आपको देना ही होगा बाबू, और एकदम मतलब जितना छोटा हो गया है उतना हम बना दिए, जिससे आपको एक बार में याद हो सके। एकदम मतलब खेल कूद याद कर लेना है बाबू, ठीक है ना। वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दे, तो कैसे देंगे। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। चलिए बाबू एक बार और समझा देते हैं अच्छे से कि वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है ना 13 नवंबर 1970 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। भोजपुर जिला एंड जगदीशपुर गांव में हुआ था, ठीक है ना बाबू। उनके माता जी का नाम पर रत्न कुंवर था तथा वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से जुड़े थे बाबू। वीर कुंवर सिंह किस क्रांति से जुड़े थे, तो 1857 की क्रांति से जुड़े थे। वीर कुंवर सिंह वृद्धावस्था में भी युद्ध दिखाकर युवाओं को प्रेरित करता था। वीर कुंवर सिंह जो थे ना, यह वृद्ध अवस्था यानी वह जब बूढ़े हो गए थे ना,
फिर भी वह युद्ध को दिखा कर क्या करते थे, युवाओं को प्रेरित करता था, यानी उनको बताता था कि आप लोग को भी युद्ध करना चाहिए अपने देश के प्रति, ठीक है ना। तो वह अपने युवाओं को भी दिखाकर, युद्ध दिखाकर उनको प्रेरित करता है कि आप लोग भी युद्ध जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग को आंसर देना है बाबू, ठीक है ना। तो ये रहे आपके आज के इस क्लास में कुल 9 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसको याद कर लेते ना तो 10 नंबर से 12 नंबर बाबू आपका फिक्स है, आप लोग लिख कर हमसे ले लीजिए। आप लोग का एकदम फिक्स है 10 से 12 नंबर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा है बाबू, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए अपने क्लास को। एंड जितने बच्चे नए हैं आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड भाई बहन जो भी है उनके पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए और अपने अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए एग्जाम में। तो चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। एंड PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, 962 18 834। चलिए PDF के लिए सभी बच्चे एक बार हमें मैसेज हो कीजिएगा। चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर डियर, बाय।